Today we will do the topic Discovering Tooth. The saga continues. Okay, so let us start. Firstly, the author is A.R. Williams. Okay, he was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. ठीक है, क्या मतलब हो रहा है इसका? ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है अबाउट द रूलर टुथ. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर. वो एक टीनेजर था. ये हम किंग की ही बात करें डायरेक्ट. वो एक टीनेजर था जब उसकी डेथ होती है. ठीक है, व्हेन ही डाइज वो एक टीनेजर था. द लास्ट आयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. और वो उस फैमिली का सबसे लास्ट आयर था. आयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी. ओके, उत्तराधिकारी मतलब डिजर्विंग किंग. मतलब अब जैसे कि फादर की डेथ होगी तो अब डिजर्विंग कौन है? जो सबसे एल्डेस्ट सन है. तो वैसे ही वो लास्ट आयर था अपने इजिप्शियन एरा का, उस फैमिली का जिसने बहुत सेंचुरीज से इजिप्ट में रूल किया है, बहुत सेंचुरी से इजिप्ट में राज करते हुए आए हैं. ठीक है, और उसको जब लिटाया गया अपने डेथ बेड पे तो उनके साथ बहुत सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें रख दी गई. जैसे कि जो भी वो अपने जब वो ज़िंदा थे तो वो यूज़ किया करते थे, जैसे कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स, उनके फेवरेट खाने पीने की चीज़ें, फिर वो पहनने की चीज़ें, जो भी वो सुख सुविधा की चीज़ें यूज़ करते थे अपने वाइल ही वॉज अलाइव, वो सारी चीज़ें रख दी गई. स्पेशली ही वॉज रेस्ट लैडन, मतलब बहुत ही हेविली लोड करके गोल्ड रख दिया गया. मतलब गोल्ड से उन्हें लाद दिया गया, इतना ज़्यादा गोल्ड रखा गया. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और ये चीज़ इवेंचुअली भुला दी गई. ठीक है, क्या चीज़? कि एक टुथ नाम का रूलर भी था जो कि यंगेस्ट था, बहुत ही यंगेस्ट रूलर था पूरी दुनिया का, इजिप्ट का. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम्ब इन 1922, ठीक है, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. ठीक है, और 1922 में जब उनकी डिस्कवरी होती है सबसे पहली बार 1922 में, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड. ओके, स्पेक्यूलेटेड मतलब क्या हो रहा है? ये खोज कर निकाला, ये सस्पेक्ट किया अबाउट व्हाट हैपन टू हिम. ठीक है, ये अनुमान लगाया पूरे मॉडर्न वर्ल्ड ने, सब लोगों ने, कि उनके साथ क्या हुआ था जब ऐसी डिस्कवरी हुई कि इतना यंगेस्ट रूलर इजिप्ट का इतने सालों तक जो कि दफन था, मतलब दफन नहीं था, क्या कह सकते हैं, वो ममीफाई किया हुआ था. इजिप्ट में एक टेक्निक होता है ना जिससे पूरी बॉडी को वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं. उनकी ये मान्यता होती है कि देयर इज़ लाइफ इवन आफ्टर डेथ. सो पूरी बॉडी को वो लोग वाइट कलर के एक क्लॉथ से लपेट देते हैं. ठीक है, पट्टी से लपेट देते हैं, कुछ सर्टन टाइप का लेप लगाकर पूरे बॉडी में. रेजन्स भी वो लोग यूज़ करते हैं. फिर ऐसा लेप लगाकर जो चीज़ मतलब उस बॉडी को प्रिजर्व करके रख सके. ठीक है, नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. मतलब टूथ हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन. अब ये अपने टूम को छोड़कर, ठीक है, अपने टूम को छोड़कर टूथ 80 ईयर्स के बाद उठ रहे हैं और डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं? सिटी स्कैन के लिए जा रहे हैं. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ. अभी आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 80 ईयर्स, ओनली 80 ईयर्स वो दफन थे, मतलब वो अपने टूम में थे? नहीं, वो बहुत समय से थे, बट 1922 में पहली बार जब उनको डिस्कवर किया गया उसके बाद 80 ईयर्स के बाद उनको फिर से निकाला गया और सिटी स्कैन किया गया उसका. ओके, जब 1922 में उनकी पहली डिस्कवरी हुई उसके बाद 80 ईयर्स के बाद उनको निकाला गया. ओके, और फिर सिटी स्कैन में डाला गया और सर्टन उनके बारे में जांच पड़ताल की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया उनकी बॉडी के बारे में. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ, उनकी लाइफ एंड डेथ के बारे में जानने के लिए, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फरो. ओके, फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब हो जाता है रिक्रिएटिंग और डिटरमाइनिंग इवेंट्स नाउ अनफोल्डेड इन टर्म्स ऑफ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन. ऐसी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना जो कि क्राइम या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो. ठीक है, एंड फॉरेंसिक ऑफिसर्स इन्हीं सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिससे डिटेल्स पता चल सके. एंड ये जो बॉयिश फ़रो है, फ़रो का मतलब क्या होता है? रूलर. ओके, इजिप्ट के रूलर्स को फ़रो बोला जाता था. तो ये जो बॉयिश क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये टीनेज था. उसके बारे में जितनी भी डिस्कवरी, जितनी भी फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन हो सकती थी वो सब की गई. नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट द चैप्टर. An angry wind stirred up ghostly
dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. Okay, Valley of Kings क्या है? Valley of Kings एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं, किंग टूथ की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया था. तो ऑलमोस्ट एक एंग्री विंड उठता है अचानक से, हवा एक बहुत ही तूफ़ानी हवा उठती है और मतलब बहुत ही घोस्टली लग रहा था वो पूरा मोमेंट, जब हम लोग किंग टूथ की बॉडी को उनके रेस्टिंग प्लेस से उठा रहे थे. ठीक है, इन द एंशिएंट इजिप्शियन सेमेट्री, वो लोग एंशिएंट इजिप्शियन सेमेट्री में थे और उनकी बॉडी को वहाँ से उठा रहे थे. कहाँ से? इन फ्रॉम द वैली ऑफ किंग्स. ओके, उस प्लेस को कहा जा रहा है. डार्क बेलीड क्लाउड्स had scudded across the desert sky all day and now were revealing the stars in cascade grey. Okay, now dark bellied clouds का मतलब क्या हो रहा है? ऐसे क्लाउड्स जो कि बहुत ही डार्क थे, बहुत ही मॉन्स्ट्रस लग रहे थे, वो पूरी तरीके से फैल गए अचानक से. ठीक है, पूरे आसमान में, पूरे एनवायरनमेंट में. एंड स्कडेड अक्रॉस, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? स्कडेड अक्रॉस मीन्स मूव स्विफ्टली इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे एक ईगल बर्ड होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में जब ऐसे दौड़ रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, मतलब उड़ रहा होता है, सॉरी, तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जब जा रहा होता है तो उसको कहते हैं स्कडेड. ये मूवमेंट को स्कडेड मूवमेंट बोलते हैं. तो स्कडेड अक्रॉस, ठीक है, टू मूव अनस्टॉपेबली एंड स्विफ्टली, एक स्ट्रेट लाइन में जाना. द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे. और जितने भी स्टार्स थे ना आसमान में, उसको वो ग्रे आसमान ढकते जा रहा था. और वो कैसा लग रहा था? कैस्केड ग्रे की तरह. कैस्केड, हम लोग अपनी जो ज्वेलरी की बॉक्स होती है रेड कलर की, हम लोग उसमें अपनी ज्वेलरीज रखते हैं. अक्सर फॉरेन कंट्रीज़ में ना ग्रे कलर की बॉक्स होती है, तो वो लोग ग्रे बॉक्स में जब वो लोग रखते हैं ज्वेलरी, अपने जितने भी डायमंड जो भी अपना वो लोग रखते हैं ज्वेलरी, वो ग्रे कलर के बॉक्स में रखते हैं. और वो ग्रे मतलब वो बॉक्स उस ज्वेलरी को प्रोटेक्टेड रखता है. ठीक उसी तरीके से बादल भी सारे स्टार्स को ऐसे कवर करते जा रहा था और वो सीन ऐसा लग रहा था जैसे कि एक कैस्केड ग्रे, एक ग्रे कलर का कैस्केड सारे स्टार्स को, जो कि ज्वेलरी की तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं, सबको ढकते हुए जा रहा है. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. ये कब की बात है? ये 6 बजे की बात है. किस दिन की? 5 जनवरी की 2005. ओके, रिमेंबर द डेट्स, क्योंकि ये आपके MCQ में आ सकते हैं. एंड फिर आपको अगर याद नहीं रहेगा देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स. सो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, जो कि सबसे फेमस ममी है, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैनर brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. अब आपको समझ में आया? 3,300 years के बाद उनको सिटी स्कैन में हम लोग स्कैन कर रहे हैं. किस दिन? 5 जनवरी 2005 को. ठीक है, ये वर्ल्ड की मोस्ट फेमस ममीज़ में से एक थे, क्योंकि यंगेस्ट रूलर थे अपने टाइम के, और सबसे पहले उनका सिर ग्लाइड किया गया सिटी स्कैन में. सिटी स्कैन, यू नो व्हाट इज सिटी स्कैन? उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डज एनीवन नो? कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ओके, इसमें क्या होता है? वर्टिकली पूरी बॉडी को हम लोग एक्सरे करके पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं. उसमें सब कुछ यू कैन सी, मतलब क्रॉस सेक्शनल एक्सरे होता है. ठीक है. ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ द, प्रोब मतलब क्या? टू इन्वेस्टिगेट. उनको यहाँ पे किस लिए लाया गया था? उनके जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं उनके लाइफ और डेथ से रिलेटेड, उन सबको जानने के लिए उसमें डाला गया था. ऑल द आफ्टरनून द यूजुअल line of tourists from around the world had descended into the crammed rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. और जब उनको उस tomb से निकाला जा रहा था, तो जितने भी नॉर्मल लाइन ऑफ टूरिस्ट थे, वहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं देखने के लिए इन सब चीज़ों को, हिस्टोरिक चीज़ों को, तो वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे वो लोग ऐसे ही नॉर्मली आ रहे थे, पूरे देश भर से आए हुए थे टूरिस्ट. तो उन लोगों ने क्या किया? हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड रॉक कट टूम. ठीक है, वो लोग उस क्रैम्ड रॉक कट टूम के अंदर चले गए. क्रैम्ड का मतलब क्या? अनकम्फर्टेबली स्मॉल. ठीक है, और रॉक कट टूम, रॉक से काटा हुआ एक ऐसा मकबरा बनाया हुआ था, टूम बनाया हुआ था, जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं सारे के सारे टूरिस्ट. सम 26 फीट अंडरग्राउंड, और 26 फीट वो नीचे था ज़मीन के, अपने रेस्पेक्ट को प्रकट करने के लिए फॉर द रूलर टूथ. ठीक है. दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid.
ठीक है। क्या होता है कि सब लोग मुराल्स जितने भी बनाए हुए थे ना, मुराल्स का मतलब क्या होता है, पेंटिंग या वर्क, जितने भी पेंटिंग और वर्क किए हुए थे उन सबको सारे के सारे टूरिस्ट्स और जितने भी लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट, वो सब लोग उस मुराल्स को देख रहे थे ऑफ द बरियल चैम्बर। बरियल चैम्बर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बरियल चैम्बर था किंग टुथ का। एंड पियर्ड एट टुथ्स ग्लाइडेड फेस, ठीक है। सब लोगों ने ध्यान से बहुत ही डिफ़िकल्टी और कॉन्सेंट्रेशन लगा के टुथ के फेस को देखा, ठीक है, जो कि गिल्ड, नॉट ग्लाइडेड, इट्स गिल्डेड फेस। गिल्डेड का मतलब क्या होता है, उनको गिल्डेड किया गया था गोल्ड की पेंट से, थिन लेयर गोल्ड के पेंट का लगाया गया था उनके फेस पे, ठीक है, गोल्डन ही कलर का था वो। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, ठीक है, और जो उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था पूरे मम्मी का, शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। उनका जो आउटर कॉफिन लिड था वो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था उनके मम्मी का, ठीक है, उसका शेप लिड का। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, ठीक है, कुछ विजिटर्स ना वहाँ पे जो जितने भी गाइड बुक्स रखे हुए थे ना, उस गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे, विस्परिंग कर रहे थे, विस्पर का ऐसे करके आवाज़ आ रहा था। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ लोग चुपचाप से खड़े हुए थे, परहैप्स पॉन्डरिंग टुथ्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। और कुछ लोग ये खड़े होकर शायद ये सोच रहे थे कि पता नहीं इतना अनटाइमली डेथ कैसे हो गया एक टीनेजर का, इन सब मिस्ट्रीज़ के बारे में सोच रहे थे। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। मतलब और कुछ लोग वहाँ पे ये भी सोच रहे थे कि अगर जो फरो का जो कर्स है क्या वो ट्रू है, क्या सच में जो भी उनके स्लीप को डिस्टर्ब करने आए थे जितने भी लोग, यानी कि 1922 के लोगों का बात हो रहा है, जबकि फर्स्ट टाइम किंग टुथ की डिस्कवरी हुई थी ना, उस टाइम का बात हो रहा है कि जब उस समय 1922 में फर्स्ट टाइम जितने लोग आए थे उनको डिस्कवर करने। और उसमें से पता है एक क्या मिस्ट्री है, रियल स्टोरी है, जो भी लोग 1922 में आए थे उस किंग की बॉडी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे, उनमें से ऑलमोस्ट सभी लोगों का मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाता है। इसलिए कुछ लोग वहाँ पे खड़े होकर ये भी सोच रहे थे कि क्या वो फरो का कर्स था जिसकी वजह से इतने सारे लोग जिन्होंने मतलब किंग टुथ की नींद को डिस्टर्ब किया, उन सब की डेथ हो गई, वो कर्स की वजह से हो गई, ये क्या रीज़न था। तो ये सब कोई सोच रहा था कि वो सच है या नहीं। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जाही हवास। ओके, जाही हवास कौन थे, एक सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। ओके, एंटिक्विटीज़ का मतलब क्या होता है, ओल्डर टाइम्स, ठीक है। सुप्रीम जनरल थे, सॉरी सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के। पुराने समय की चीज़ों के बारे में जो काउंसिल बना था उसके सेक्रेटरी जनरल थे जाही हवास, वो इजिप्शियन ही थे। उन्होंने क्या कहा कि जो मम्मी की जो ये बैड कंडीशन हुई है ना, वो कार्टर की वजह से हुई है, जो कि 1920s में आए थे और डिस्कवर किए थे किंग टुथ के मम्मी को। ओके, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। और जब जाही हवास ऐसे लीन करते हैं ना, ऐसे झाँकते हैं बॉडी को देखने के लिए, जब सीटी स्कैन के लिए जब निकाला गया था ना उनकी बॉडी को, तो फिर वापस ला के रखा भी गया उस चैम्बर में, तो फिर उस समय की ये बात हो रही है। जाही हवास उस समय उस बॉडी को ध्यान से देख रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि बहुत डैमेज हुआ 1922 में कार्टर की वजह से, बहुत डैमेज हुआ। उन्हें पसंद नहीं था, वो एक तरीके से एंटी थे, ठीक है। हावर्ड कार्टर के दैट इज़ was the British archaeologist. Who was Howard Carter? Now remember it very nicely. Howard Carter was a British archaeologist. He was not an Egyptian. वो आए थे डिस्कवर करने किंग टुथ की मिस्ट्रीज़ को। Who in 1922 discovered Tooth's tomb after years of futile searching. बहुत सर्च किया गया, बहुत ढूंढा गया, बट टूथ मिला नहीं। बट 1922 में जाके उनको टूथ की बॉडी मिल जाती है, वो डिस्कवर कर लेते हैं। It contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. बट एक ये सेटिस्फैक्शन की बात थी कि जितने भी जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे टूथ के, वो चोरी नहीं हो पाए, ठीक है। अगर डिस्कवरी नहीं हुई होती कार्टर से तो पता है क्या होता, वो जितने भी गोल्ड की चीज़ें हैं ना, वो कोई ना कोई चोर चुरा लिया होता अब तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हैस्टली रैंसैक्ड का मतलब क्विकली एंड केयरलेसली लूटेड, ठीक है। अगर क्विकली एंड केयरलेसली लूट कर लिया जाता, उसको चुरा लिया जाता पुराने समय में। एंटिक्विटी का मतलब क्या बताई थी, पुराना, ओल्डर टाइम्स। तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि इतने सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी फरो के बॉडी के साथ। तो एक ये सेटिस्फैक्शन है, एक ही कंटेंटमेंट है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लेजेंड। और ये सारी चीज़ें ना एक रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन का पार्ट बन चुकी हैं और फरो लेजेंड का भी एक पार्ट बन चुकी हैं। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड,
ठीक है। स्टनिंग, बहुत ही खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए थे, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रेजरेक्शन caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। ठीक है, ये सारे आर्टिफैक्ट्स गोल्ड के वहाँ पे किस लिए रखे गए थे, इनका मतलब ये था कि पूरी गारंटी के साथ रीबर्थ होगा हमारे किंग टुथ का। ठीक है, रेजरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि रेजरेक्शन हुआ था ना जीसस क्राइस्ट का, राइज फ्रॉम डेथ, वैसे ही उनका भी ये माना जाता था कि रेजरेक्शन होगा, इसलिए ये सारी गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स को रखा गया था और कॉज्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, ये बात ना बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ बन गया था जब किंग टुथ की डिस्कवरी हुई थी और इसको बहुत अटेंशन मिली थी इस न्यूज़ को। बट टुथ वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि वो अपने समय में यूज़ किया करते होंगे, जैसे कि बोर्ड गेम्स, फूड, ब्रॉन्ज का रेजर, ओके, लिनन के अंडरगारमेंट्स, लिनन एक तरीके का क्वालिटी का एक कपड़ा होता है, बहुत सारी केसेस मतलब बॉक्सेस फूड से भरे हुए, वाइन से भरे हुए। ठीक है, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फरोज फनेनरी ट्रेजर्स, कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। ओके, बहुत सारे मंथ गुजर गए, बहुत महीने गुजर गए केयरफुली रिकॉर्डिंग और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। जो फ़रो के फनेनरी ट्रेजर्स थे, फनेनरी ट्रेजर्स का मतलब क्या, कॉफिन से रिलेटेड जितने भी ट्रेजर्स थे वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट और देख लेने के बाद बहुत मंथ्स गुजर गया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद बहुत मंथ्स गुजर गए, तो उसके बाद कार्टर ने क्या इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, वो 3 नेस्टेड कॉफिन्स, ठीक है, 3 ऐसे खास कॉफिन्स को वो मतलब एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिए। ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहली वाली कॉफिन जब खुली, उन्हें क्या मिला, एक श्राउड मिला। श्राउड का मतलब क्या, एक सफ़ेद कपड़ा जो कि हम लोग जब किसी की डेथ हो जाती है ना उसको उसी कपड़े से ढक दिया जाता है ऊपर से लेके नीचे तक, देखा होगा आपने। तो एक श्राउड मिलता है जिसमें बहुत सारे गार्लैंड्स रखे हुए थे। ठीक है, गार्लैंड्स यानी कि माला, ठीक है, ये सब रखे हुए थे, किस चीज़ के, विलो, विलो एक तरह का प्लांट होता है, एंड ऑलिव लीव्स, विलो की लीव्स रखे हुए थे, ऑलिव की लीव्स रखे हुए थे, ये सब आप सर्च कर लेना, ये फ्लावर्स कैसे दिखते हैं। वाइल्ड सेलेरी, ठीक है, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, बहुत सारे, ये सारे मतलब फ्लावर्स के नाम है, पूछ सकता है, जो कि आपको याद रहने चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले पहले कॉफिन में मिलती हैं। द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च एंड अप्रैल, इन फ्लावर्स को देख के क्या लग रहा था, मार्च एंड अप्रैल के समय में इनका बरियल हुआ था। ओके, क्योंकि ये फ्लावर्स उसी सीज़न में आते थे इजिप्ट में, इसी टाइम में उनका बरियल हुआ था, ये बात तो पता चल गई। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल, और इसके बाद वो फाइनली मम्मी तक पहुंच जाते हैं, बहुत ही मुश्किलों के बाद, बहुत ही परेशानियों के बाद। द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन सीमेंटिंग टूथ टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। ठीक है, जिस गोल्ड कॉफिन में टूथ थे ना, उस कॉफिन में एक सर्टन तरीके का रेजन लगाया हुआ था। रेजन यू नो, किशमिश, तो ये रेजन ना बहुत स्टिकी होता है, ग्लूई होता है, तो इजिप्शियन एक तरीके का केमिकल प्रिपेयर करते थे रेजन्स के मदद से, जो कि बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टिक करके रख देता था, ताकि कुछ भी हो, कॉफिन हिले या कहीं पे भी रखा है तो बॉडी ख़राब ना हो, बॉडी गिर के इधर उधर टूट ना जाए, इसमें फ्रैक्चर ना आ जाए, क्योंकि जब बॉडी का डेथ हो जाता है, एक बॉडी मर जाती है तो बॉडी बहुत स्टिफ हो जाता है। ठीक है, आपका हाथ जिस कंडीशन में अगर ऐसा है तो वो ऐसा ही रह जाएगा, अगर ऐसा है तो वैसे ही खुलेगा नहीं, अगर आप खोलने का ट्राई करोगे तो ये हड्डी यहाँ से टूट जाएगा, हाथ की उंगली मतलब अजीब सा मतलब हो जाता है। तो रेजन में अगर आप इस तरीके से लगा के रखोगे ना तो ये हाथ ऐसे का ऐसे ही रहेगा, फिर ये आपका ना ऊपर उठेगा ना नीचे गिरेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो रेजिंग की वजह से बहुत स्टिकी हो गया था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि सीमेंट कर दिया गया है, सीमेंट भी अगर कुछ कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट टाइट हो जाता है, वो फिर टूट नहीं सकता। तो इतना हार्ड हो गया था वो रिचुअल रेजन की वजह से कि उनकी बॉडी को निकालना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, 1922 में जब पहली बार कार्टर ने डिस्कवर किया उनकी बॉडी, तो वो भी चाहते थे ना कुछ इन्वेस्टिगेशन हो। उस टाइम तो सिटी स्कैन नहीं था, सिटी स्कैन बाद में आता है आफ्टर 80 ईयर्स। ठीक है, तब सिटी स्कैन के लिए आपका 5 जनवरी 2005 में निकाला जाता है बॉडी को। तो 1922 में तो यही ऑप्शन था कि अब इन सारे चीज़ों से आर्टिफैक्ट्स को एग्जामिन करके देखा जाए कि ये कब का है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड हैव मूव्ड देम, कार्टर रोट लेटर। व्हाट वाज टू बी डन?
कार्टर ये सारी चीज़ें ना कहीं लिख रहे होते हैं, बोलते हैं कि किसी भी अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना भी फोर्स डाल लो, इस बॉडी को हिलाया नहीं जा सकता इस कॉफिन के अंदर से, इतना टाइटली वो पैक्ड है, अब क्या किया जाए। ओके, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजन्स। कार्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये सन जो है, अब इससे हम लोग अपनी बॉडी को एग्जामिन करेंगे। क्या करते हैं वो, द सन कैन बीट डाउन लाइक हैमर दिस फार। अब ये सन ना इस पूरे बॉडी को, सॉरी मतलब ये सन ना पूरी तरीके से साउथ वाला जो पोर्शन है इजिप्ट का, उसको तोड़ के रख देता है, एक हैमर जैसे तोड़ देता है ना किसी चीज़ को, उस तरीके से पूरे तोड़ के रख देता है। तो आई एम श्योर कार्टर ने ये मतलब कार्टर बोलता है कि आई एम श्योर तब फिर ये इस बॉडी, इस रीजन को भी थोड़ा लूज़ कर देगा, ठीक है। तो फॉर सेवरल आवर्स, वो बहुत घंटों तक उसने उस मम्मी को ब्लेजिंग सनशाइन में छोड़ दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, वो पूरी बॉडी मम्मी की 149 डिग्रीज हीटेड अप हो जाती है। कंटिन्यूसली सन में रखे 149 डिग्रीज वो हीट अप हो जाती है। अच्छा, इन द नेक्स्ट पेज यू विल सी अ मैप, आप यू कैन सी द वैली ऑफ किंग, द वैली ऑफ क्वींस, ठीक है, यू कैन सी ऑल ऑफ दैट, ध्यान से। फिर यहाँ पे एशिया है, इजिप्ट है, ठीक है, दिख रहा है इस बॉक्स में, वैली ऑफ किंग्स। खैर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू कैन चेक दिस आउट लेटर। इतना वो हीट अप हो जाने के बाद भी नथिंग बच्ड का मतलब हो जा रहा है कुछ भी, कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाया, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया, सब कुछ जैसा था वैसा ही था। ही रिपोर्टेड with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उस पूरे वो एक साइंटिफिक डिटैचमेंट देते हैं, मतलब एक साइंटिफिक कुछ लिख देते हैं और बोलते हैं कि इस पूरे चीज़ को एग्जामिन करने के लिए इसको छीनी हथौड़ी से ऐसे ठोक कर निकाल कर तोड़ कर इसको निकाल के एग्जामिन करना पड़ेगा, वरना ये निकल ही नहीं सकता। तो एक वो जब चिजल करना क्या होता है, जब किसी चीज़ को तोड़ना हो तो हम लोग एक कील रखते हैं और हैमर लेते हैं, फिर उसको हैमर से कील पे मार के उस चीज़ को तोड़ते हैं, है ना, प्रेशर दे के। तो उसी तरीके से उनकी बॉडी को तोड़ कर निकाला गया, लिम्स तोड़े गए, ट्रंक को तोड़ा गया, कभी ऐसे हाथ निकल रहा है हाफ, ठीक है, इस तरीके से। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स हैड मोस्ट सर्टनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold, ठीक है। अच्छा, कार्टर के पास इस मामले में थोड़ा सा डिफेंस ये था कि अगर कार्टर वहाँ से मम्मी के बॉडी को नहीं हटाए होते तो थीव्स वहाँ से सारा गोल्ड लूट लिए होते, जितने भी गार्ड्स हैं उनको मना के, उनको ब्राइब करके, ठीक है। सर्कमवेंटेड मतलब क्या, उनको राज़ी करके, किसी भी तरीके से ब्राइब करके वहाँ से सारे गोल्ड को लूट लिए होते। इसलिए कार्टर अपने डिफेंस में ही बोलते हैं कि मुझे वहाँ से निकालना ही पड़ा, अगर मैं नहीं निकालता तो ऐसा हो जाता। तो इन टूथ्स टाइम द रॉयल्स वर fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them, ठीक है। टूथ के टाइम में क्या था, जितने भी लोग थे ना, जितने भी रूरल्स थे, वो लोग बहुत ही fabulously wealthy हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे। everyone was like अंबानी, ओके। सो वो क्या करते थे कि वो सारे अपने जितने भी गोल्ड के ऑर्नामेंट हैं एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ रख देते थे प्रिजर्व करके, ये सोच के कि आफ्टर लाइफ में उनके काम आएगा। ओके, व्हाट आफ्टर लाइफ विल हैव टू डू विद गोल्ड एंड ऑल द थिंग्स, आई डोंट नो, बट वो उनकी कॉन्सेप्ट थी, उनका कंसेप्शन था ऐसा। आप अच्छा, अपने जर्नी को, जो कि आफ्टर लाइफ की जर्नी है किंग टूथ की, उसको लैविशफुल, उसको बहुत ही ईजी और आसान बनाने के लिए किंग टूथ के साथ क्या किया गया, उनकी जर्नी के लिए ग्लिटरिंग गुड्स रखे गए, ठीक है। चमकते हुए बहुत सारी चीज़ें रखी गई, जैसे कि प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ठीक है। प्रीशियस कॉलर्स, बहुत ही प्रीशियस कॉलर्स रखे गए वहाँ पे, ठीक है। कॉलर्स इजिप्ट का जैसा ड्रेस होता है, लोग कॉलर्स पहनते हैं यहाँ पे। ग्लिटरिंग गोल्ड प्लेटेड हो सकते हैं, डायमंड प्लेटेड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई। नेकलेसेस रखे गए, ब्रेसलेट्स रखे गए, एम्यूलेट्स रखे गए। नाउ एम्यूलेट्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो कि उनको इविल आई, इविल स्पिरिट, इविल चीज़ों से बचाता है, फॉर गुड लक चार्म, इन सब चीज़ों को रखा गया। ओके, वेयर वाज आई रीडिंग?
सेरेमोनियल एप्रन भी रखा गया, एप्रन्स पहना करते थे ना सेरेमनीज़ में, फंक्शंस में। सैंडल्स, शीथ ऑफ हिज फिंगर्स, शीथ होता है ना, कवरिंग्स होता है फिंगर, ग्लव्स टाइप का, ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ शीथ, ट्रांसपेरेंट ग्लव्स होता है, उसको शीथ बोलते हैं। पैर में भी पहना जाता है, टोज़ में भी, फिंगर्स के लिए और अपने टोज़ के लिए शीथ्स रखे हुए थे बहुत सारे। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। और अभी के टाइम में क्या रखा जा रहा है, अभी भी टूथ का जो बॉडी है वहाँ पे है, क्या रखा गया है, आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। एक आइकॉनिक सा इनर कॉफिन बनाया गया है एंड मास्क भी रखा जाता है, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ओके, प्योर गोल्ड ओनली। To separate tooth from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major joint, ठीक है। अच्छा, टूथ को कैसे निकाला गया, उनके हेड को सेपरेटली काट कर निकाला गया, उनकी बॉडी को सेपरेटली काट के निकाला गया, मेजर जॉइंट्स जो थे उनको सेपरेटली निकाला गया, ओके। वंस दे हैड फिनिश्ड, और बाकी, और जब उन्होंने काम अपना कंप्लीट कर लिया कार्टर के लोगों ने, उनकी पूरी टीम ने, तब उन्होंने हर एक चीज़ों को रीअसेंबल करके वहाँ पे रख दिया, ठीक है। द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड, उन्होंने कैसे रखा, एक सैंड का लेयर बनाया कॉफिन के अंदर, ठीक है, सैंड से भर दिया, एक वुडन बॉक्स में सैंड भर दिया विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और ऐसा एक पैड लगा दिया, पैडेड लगा दिया, उसको पैडेड बेड बना दिया जो कि सारे डैमेज को कवर कर देगा। द बेड वेयर टूथ नाउ रेस्ट, और ये वही बेड है जहाँ पे टूथ अभी भी रेस्ट करते हैं। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. और archaeology अभी बहुत ही fascinately, बहुत ही beautiful तरीके से change हो चुकी है। क्यों चेंज हो चुकी है? इंटरवेनिंग डेकेड्स मतलब हर एक डेकेड पे चेंज हो रही है। कैसे? फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर वगैरह चीज़ों पर लेस फोकस कर रही है और ज़्यादा किस पे फोकस कर रही है? ऑन द डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। लाइफ और डेथ की डिटेल्स पे ज़्यादा आर्कियोलॉजी फोकस करती है, ठीक है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अभी आर्कियोलॉजी में भी ना मेडिकल टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया जा रहा है। तो 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, ठीक है, 1922 में कार्टर की डिस्कवरी होती है, तो आफ्टर 40 ईयर्स क्या होता है? Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest, ठीक है। 40 years मतलब 1968 में क्या होता है कि एक प्रोफेसर थे, एक एनाटॉमी के, एनाटॉमी मतलब जो ह्यूमन की बॉडी को स्टडी करता है, तो एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक्सरे किया फिर से मम्मी का, और उन्हें क्या मिलता है कि एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। ही फाइंड्स आउट कि जो उनका फ्रंट रिब्स है, ओके, दैट इज़ मिसिंग, हिज ब्रेस्ट बोन इज ऑल्सो मिसिंग एंड हिज फ्रंट रिब्स दैट आर ऑल्सो मिसिंग। वो रेजन्स जो कि वहाँ पे लगाए हुए थे उससे उन्होंने पता लगाया। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together, ठीक है। आजकल क्या होता है ना, CT स्कैन होता है which is called computed tomography।